मित्रों, पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि महाराणा प्रताप द्वारा हिंदू धर्म एवं हिंदू जाति के नाम पर अकबर के विरुद्ध जातीय संघर्ष किया गया। इनमें से कुछ इतिहासकारों द्वारा महाराणा प्रताप का यह कार्य राष्ट्रीय गौरव से परिपूर्ण था और हिंदू धर्म एवं हिंदू जाति के गौरव की रक्षा के लिए किया गया था, जबकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप का यह कार्य अदूरदर्शितापूर्ण था। इतिहासकारों का एक तीसरा पक्ष भी है जो यह मानता है कि महाराणा प्रताप द्वारा अकबर के विरुद्ध किया गया संघर्ष हिंदू जाति के गौरव की रक्षा के लिए नहीं किया गया था, अपितु अपने तुच्छ राज्य की रक्षा के लिए किया गया था। इन इतिहासकारों के अनुसार चूंकि महाराणा प्रताप अदूरदर्शी तथा अव्यावहारिक था, इसलिए उसने अपनी प्रजा को सुलह एवं शांति के मार्ग पर ले जाने की बजाय युद्ध एवं विनाश की विभीषिका में झोंक दिया। महाराणा प्रताप के विरोध में तर्क देने वालों का कहना है कि यदि महाराणा प्रताप हिंदू जाति तथा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए संघर्ष करता तो महाराणा प्रताप को अफगानों की सहायता प्राप्त नहीं हुई होती और महाराणा प्रताप अपनी सेना के एक अंग का संचालन हकीम खां सूरी को न सौंपता। महाराणा के मत के विरोधी इतिहासकारों के अनुसार अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच का युद्ध हिंदू जाति और मुसलमान जाति के बीच का युद्ध नहीं था, क्योंकि एक ओर तो हकीम खां सूरी मुसलमान होकर भी हिंदू राजा महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ हिंदू राजकुमार मान सिंह हिंदू होकर भी मुसलमान बादशाह अकबर के लिए लड़ रहा था। यदि यह हिंदू मुस्लिम युद्ध होता तो अकबर अपनी संपूर्ण सेना का संचालन कुंवर मान सिंह को न सौंपता। इन लोगों के अनुसार यदि हल्दी घाटी का युद्ध हिंदू जाति, हिंदू धर्म तथा हिंदू देश की स्वतंत्रता की रक्षा का युद्ध होता तो अन्य हिंदू नरेश भी महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अकबर के विरुद्ध लड़े होते, किंतु उस काल के अधिकांश हिंदू राजा अकबर की तरफ से लड़े थे। महाराणा प्रताप के विरोधी मत के लोगों के अनुसार कुछ लेखकों का यह कहना कि अकबर के काल में महाराणा तथा उसके पक्ष के हिंदू नरेशों को छोड़कर शेष हिंदू नरेश कायर हो गए थे और उनका इतना अधिक नैतिक पतन हो गया था कि वे अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए अपनी स्वतंत्रता, अपने धर्म तथा मान सम्मान को मुगलों के हाथ बेच देने के लिए उद्यत हो गए थे, किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। महाराणा के विरोधियों के अनुसार ऐतिहासिक वास्तविकता यह थी कि राणा प्रताप मेवाड़ राज्य तथा सिसोदिया वंश की राज्य सत्ता की रक्षा के लिए लड़ रहा था। इसी कारण इस युद्ध से अन्य हिंदू राज्यों को विशेष उत्तेजना नहीं मिली। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजपूताना के राजपूत राज्यों को मेवाड़ की साम्राज्यवादी नीति का अनुभव हो चुका था और मेवाड़ के प्रतापी राजाओं ने उनके साथ जो व्यवहार किया था उनमें मेवाड़ के प्रति पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया था। अब वे मेवाड़ के नेतृत्व में संगठित होने के लिए तैयार नहीं थे। इन विद्वानों के अनुसार अकबर भी जातीयता अथवा धार्मिक भावना से प्रेरित होकर महाराणा के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहा था। मेवाड़ पर आक्रमण अकबर की साम्राज्यवादी नीति का एक अंग था। यदि मेवाड़ गैर हिंदू राज्य होता तो भी अकबर उस पर उसी प्रकार आक्रमण करता जिस प्रकार उसने अन्य हिंदू अथवा अन्य मुसलमान राज्यों पर किया था। इन लोगों के अनुसार अकबर ने विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्य से मेवाड़ पर आक्रमण किया था, न कि किसी मजहबी उद्देश्य से। यदि हम महाराणा प्रताप के विरोधियों के तर्कों को स्वीकार करते हैं तो हमें स्पष्ट भान हो जाता है कि हम महाराणा प्रताप, उसके पूर्वजों एवं उसके वंशजों द्वारा मध्य एशियाई देशों से खलीफा की सेना के रूप में भारत में प्रवेश करने वाली एवं बाबर की सेना के रूप में भारत पर अधिकार करने वाली एक विदेशी जाति, विदेशी संस्कृति
एवं विदेशी राज्य सत्ता के विरुद्ध भारतीयों द्वारा किए गए संघर्ष को नकारते हैं। यद्यपि मेरी यह दृढ़ धारणा है कि महाराणा प्रताप ही नहीं अपितु संपूर्ण गुहिल राजवंश द्वारा पहले तुर्कों एवं बाद में मुगलों के विरुद्ध किया गया संघर्ष राष्ट्रीय संघर्ष था, हिंदू अस्मिता की रक्षा के लिए किया गया संघर्ष था। तथापि यदि यह भी मान लिया जाए कि महाराणा प्रताप, उसके पूर्वज एवं उसके वंशज केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए लड़ रहे थे, तब भी विदेशियों के विरुद्ध गुहिलों द्वारा किए गए संघर्ष का मूल्य कम नहीं हो जाता। महाराणा प्रताप के विरोधी इस प्रश्न का जवाब कभी नहीं दे पाते कि जब अन्य हिंदू राजा, यहाँ तक कि सैकड़ों सालों तक महाराणाओं के अधीन रहने वाले हिंदू राजा भी मुगलों की अधीनता स्वीकार करके अपने राज्यों को सुरक्षित रख पा रहे थे, तब महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपना राज्य कैसे गंवा देता। निश्चित ही है कि महाराणा अपने राज्य की रक्षा के लिए नहीं अपितु राष्ट्रीय गौरव की रक्षा के लिए लड़ रहा था। वह राज्य की सुरक्षा के लिए नहीं अपितु अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए लड़ रहा था। महाराणा प्रताप के संघर्ष की विराटता के पक्ष एवं उसके विरोध में विचार रखने वालों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक आदर्शवादी राजा था। वह प्राचीन क्षत्रियों के आदर्शों पर चलते हुए हिंदू जाति तथा हिंदू धर्म के गौरव को बनाए रखने के लिए, अपने क्षत्रियपन को बचाए रखने के लिए, अपने कुल की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जीवन भर कठिन संघर्ष करता रहा। महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार के लालच में आए बिना अकबर से संघर्ष किया और उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा ने अफगानों की सहायता इसलिए स्वीकार की क्योंकि उस काल में अफगान मुगलों के सबसे बड़े शत्रु थे और वे स्वेच्छा से मुगलों के विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। यह भी स्पष्ट है कि महाराणा का हिंदुत्व काल्पनिकता तथा कोरी भावुकता से प्रेरित नहीं था, जिसमें हकीम खां सूरी जैसे अफगान तोपचियों की सेवा लेने का भी साहस नहीं हो। हिंदू जाति तथा हिंदू गौरव की रक्षा का अर्थ यह कदापि नहीं हो सकता कि महाराणा के लिए सहज उपलब्ध अफगान मित्र भी अस्पर्श हो जाते। महाराणा पर थोथे आदर्श, काल्पनिकता तथा कोरी भावुकता का आरोप तभी लग सकता था जब वह मुगलों के साथ साथ अफगानों को भी अपना शत्रु बना लेता। जब अकबर हिंदुओं की तलवार से हिंदुओं को मार सकता था तो महाराणा भी अफगानों की तोपों से मुगलों को मार सकता था। इसमें कोई दो राय नहीं कि अकबर मुगल राज्य की स्थापना के लिए लड़ रहा था, जबकि महाराणा प्रताप हिंदू गौरव की रक्षा के लिए लड़ रहा था। इस संपूर्ण विवेचना से यही निष्कर्ष निकलता है कि हल्दी घाटी की ललकार विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय संघर्ष के जारी रहने की घोषणा थी। जिन परिस्थितियों में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि भारत के राष्ट्रीय गौरव की किलकारी थी हल्दी घाटी की ललकार। अगली कड़ी में देखिए, शियाओं, सुन्नियों तथा सूफियों का संयुक्त वारिस था अकबर। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।